वायरस का खतरा या यूँ कहें कि दहशत विश्व भर में है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो बाकी राज्यों से, देश के बाकी अन्य हिस्सों से यहाँ पर इनकी मात्रा काफ़ी कम है। और इसके लिए जो प्रहरी हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, मिस्टर अटल डुल्लू, फाइनेंशियल कमिश्नर हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, वो हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनके पास ऐसा क्या रोड मैप है, क्या उन्होंने करते हैं कि जिससे बाकी राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ इसकी काफ़ी कमी है। स्वागत है सर। थैंक यू सर, पहले मुझे अभी की थोड़ी ताज़ा स्थिति बता दीजिए कि है इस समय सिचुएशंस क्या है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो कल तक की फिगर थी वो थी कोई 934 केस पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे, जिसमें से जम्मू के 90 और कश्मीर के 844 केस। तो इसमें से जो हमारे पास जो सेटिस्फाइंग न्यूज़ है कि लगभग 50% केस जो है वो रिकवर हो चुके हैं, जो कि नेशनल एवरेज 30% की है, उससे काफ़ी अच्छी है। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और इनके 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी रिकवरी रेट और भी बेटर हो जाएगी। और दूसरा, डेथ रेट हमारी 1% है, 10 डेथ्स हुई हैं कल तक की फिगर में आज बताया जा रहा है कि 13 हो गई है उनकी संख्या। एक डेथ हुई है आज, और कल रात को या आज एक डेथ हुई है। एक डेड बॉडी आई थी जिसका कहा गया था कि शायद उसको कोरोना वायरस है, उसको डेड बॉडी का ही सैंपल लिया गया, वो ब्रॉड डेड ही था, तो वो पॉजिटिव पाया गया, तो 11 डेथ्स हो गई हैं। तो बेसिकली जो जहाँ तक आपने स्ट्रैटेजी की बात की, हमारी स्ट्रैटेजी है सबसे पहले ट्रेस करना लोगों को कि किनको कोरोना वायरस पॉजिटिव है, और दूसरा इनको ट्रैक करना, इनको क्वारंटीन करना, और इनको टेस्ट करना और ट्रीट करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें कदम है वो है क्वारंटीन करने से ये वायरस फैलता नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये फैलता नहीं है। इस वायरस के फैलने के 2-3 तरीके हैं। एक तो एरोसोल से फैलता है, दूसरा ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स जो हैं उसके थ्रू फैलता है, और तीसरा है जो ये कंटैक्ट से फैलता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर नहीं हो तो इसका जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो है क्वारंटाइन। और क्वारंटाइन की जो फैसला भारत सरकार ने लिया लॉकडाउन का, ये सबसे बेहतरीन फैसला था। लेकिन इसके साथ साथ इसको सप्लीमेंट करने के लिए ट्रेस करना, जो पॉजिटिव केस आ गए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उनका सर्वेलेंस करना, उनको टेस्ट करना और उनको ट्रीट करना। कैसे आप ट्रैक कर रहे हैं, इनको फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है, कैसे इनकी सैम्पलिंग की जा रही है? एक तो सबसे पहली बात यह है कि एक शुरू किया गया था जब यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर ही स्क्रीनिंग शुरू की गई थी कि जो लोग आते थे जिनको टेम्परेचर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर से टेम्परेचर देखते थे, या दूसरे कोई केसेस होते हैं उनको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इस तरीके के केसेस आते हैं। या कुछ लोग आते हैं जो कि ये क्या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले केसेस आते हैं, या जो जैसे जैसे अवेयरनेस लोगों में बढ़ गई कि कोरोना वायरस की बीमारी उनको भी हो सकती है, तो वो भी सामने आए, हमारे ओपीडीज़ में आए, हमारे फ्लू क्लिनिक्स हमने सेटअप किए, कोविड क्लिनिक सेटअप किए, वहाँ पर आ गए, वहाँ पर उनको लगा कि हमको इस तरीके की बीमारी है, तो हमारे पास आए, तो उनके हमने टेस्ट किए। और जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगा कि ये समझ में आ गया कि वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, करीबी रिश्तेदार थे, उसके फैमिली के मेम्बर्स थे, यार दोस्त थे जिनसे वो मिला था, तो उनकी टेस्टिंग की। तो उस टेस्टिंग से कई और पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि इन्फेक्शन फैल गया था। जो ये पॉजिटिव फैल गए तो उनका जो उसमें से चेन निकलती गई, उस चेन को तोड़ने की कोशिश की गई कि ये चेन जो है ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होनी चाहिए। और उसका सबसे असरदार तरीका जो है वो है लॉकडाउन, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग। अब जम्मू और कश्मीर में इतना अंतर क्यों है? वहाँ पर पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं जबकि यहाँ बहुत नियंत्रण में है, वो इतना क्यों है? उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे केसेस हैं लगभग 80% केस जो हैं, ये दिल्ली में एक इवेंट हुआ था निज़ामुद्दीन में जी। तो वहाँ से कई सारे लोग आए थे जो कश्मीर आ गए, तो फिर वो
कई सारे कॉन्ग्रेगेशन में गए, रिलीजियस गैदरिंग्स में गए, तो वहाँ से इन्फेक्शन मुझे लगता है कि एक तो आ गया। और दूसरा, कुछ लोग जो सऊदी अरबिया गए थे, उम्रा करने गए थे, या फॉरेन कंट्रीज से गए में पढ़ने के लिए बच्चे गए थे, उनके पॉजिटिव केसेस आ गए। तो उस तरीके के पॉजिटिव केसेस आने से फिर एक से, जैसे मैंने कहा कि चेन डेवलप हो जाती है, तो वो चेन डेवलप हो गई और हमको ज़्यादा केसेस, पॉजिटिव केसेस जो है वो कश्मीर में मिले। ये एक वजह थी कि कश्मीर में क्यों पॉजिटिव ज़्यादा केसेस मिले। जम्मू अभी पिछले दिनों बिल्कुल कोविड फ्री हो चुका था, यहाँ कोई भी एक भी पॉजिटिव नहीं था। लेकिन अब जब से बॉर्डर्स ओपन किए हैं, ट्रेन्स आ रही हैं, उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशंस दी हैं, उससे फिर एकदम केसेस में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। क्या आपको लग रहा है कि ये सही है या इसका कोई और भी माध्यम होना चाहिए? इसके दो कारण हैं, वृद्धि होने के दो कारण हैं। एक तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कुछ ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहाँ पर इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा है। मान लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ऐसे स्टेट से आ रहे हैं, ऐसी जगहों से आ रहे हैं जहाँ पर इसका जो ये था, इन्फेक्शन का ये ज़्यादा था। एक तो ये। दूसरा एक चीज़ है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। आज हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 4380 पर मिलियन है, टेस्ट पर मिलियन है, जो कि कंट्री में सेकंड हाईएस्ट है। दिल्ली के बाद हमारा ही नंबर आता है टेस्टिंग पर मिलियन में। तो टेस्टिंग भी बढ़ी है, टेस्टिंग जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा केसेस जो होंगे वो सामने आएंगे, तो उस वजह से भी सामने आ रहे हैं केसेस। तो ज़्यादा केसेस सामने आए ये चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन चिंताजनक बात ये है कि किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अगर कोई पेशेंट आता भी है तो पेशेंट ठीक होकर वापस जाना चाहिए, तो उसके लिए इंतज़ाम अभी करना तक जैसे एक कन्फ्यूजन है लोगों के मन में भी, मैं उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि इसकी अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर ये क्योर कैसे होते हैं, ठीक कैसे हो जाते हैं? ये वायरस है, वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसका खात्मा खुद अपने भाग में ही लिखा हुआ है, तो इसका खात्मा तो होना ही होना है। तो और लोगों की जो इम्यूनिटी जो होती है, तो इम्यूनिटी के कारण भी ये कई सारे लोगों को अफेक्ट नहीं करता है। जनरली देखा गया है कि जो ओल्ड एज लोग हैं या जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, या कैंसर की बीमारी हो, या किडनी के डिजीज़ हो, कोई डिजीज़ हो, तो उनको ज़्यादा असर करता है। अभी आप टेस्ट की बात कर रहे थे कि वी आर नंबर 2 इन कंट्री इन टेस्टिंग। हमारे कहाँ लैब्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पर ये टेस्ट होते हैं, और एक दिन में हम कितने टेस्ट कर पाते हैं? जी हाँ, हमारे एक तो स्किम्स सोगरा है, दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, तीसरा हमको कल ही रजिस्ट्रेशन मिली है स्किम्स मेडिकल कॉलेज पे मिला श्रीनगर के। कश्मीर के 3 हो गए। जम्मू में हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। दूसरा हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसको RRL के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो वहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन भी आज ही हमको मिली है, वहाँ पर है। और कमांड हॉस्पिटल जो आर्मी का है उधमपुर में, वहाँ पर भी हमको परमिशन मिली है इसकी टेस्टिंग करने की। तो 6 जगह जो गवर्नमेंट की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसके अलावा हमने टाई अप किया है कुछ प्राइवेट की टेस्टिंग लेबॉरेटरीज के साथ। वो हमारे सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद दिल्ली में टेस्ट करवाते हैं। अब जैसे चूँकि हमने जो बाहर फंसे हुए लोग तो उनको यहाँ पर बुलाना शुरू कर दिया है, गवर्नमेंट ने परमिशन दे रही हैं, इससे नो डाउट कि पॉजिटिव केसेस में वृद्धि हुई है। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये है कि लोगों के मन में दहशत है कि अगर हम आते हैं तो हमें क्वारंटाइन में रखा जाएगा, और क्वारंटाइन में वो चाहते हैं कि उनको घरों में ही क्वारंटाइन किया जाए, ना कि गवर्नमेंट के प्लेसेस पे, कि वहाँ वो कहते हैं कि और भी लोग होते हैं और उससे अगर हम नहीं भी हैं तो वो भी हमें भी पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दो धारी तलवार है कि घरों में रखेंगे, घरों में भी वो लोगों से मिलेंगे, उनके रिश्तेदार हैं, उनके यार दोस्त हैं, उनके संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, तो उनको भी तो इन्फेक्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में कोशिश की जाती है कि इनके जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको मेंटेन किया जाए, बेड से ज़्यादा नहीं लगाए जाएं, ताकि उसको उनको मास्क दी जाए, तो उस तरीके से भी इसको रोका जा सकता है। तो ये फैसला ये हुआ है, सरकार ने फैसला किया है कि हम इनको सोसाइटी में भेजने से पहले, ताकि
ये सोसाइटी में मतलब जो पॉजिटिव केस हो, ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करे, उससे पहले इसका टेस्ट करवाएं, उसको क्वारंटीन में रखें। 2-3 दिन की बात है, जब तक टेस्ट आ जाता है, टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो एक घर चले जा सकते हैं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वाकई फिर तो चिंता की इनको कुछ इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा 14 दिन के लिए। हमारे यहाँ कितने सेंटर्स है जहाँ क्वारंटाइन किया जाता है? क्वारंटाइन के सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक तो आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ हैं और क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ हैं। आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ 3 किस्म की होती हैं। एक किस्म की फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ की हर किस्म की सुविधा हो, जिसको कैटेगरी 1 कहते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस या इनमें होती हैं। ये हमारे पास कोई 850 बेड हैं। इसी के बाद फिर कैटेगरी 2 के फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पर थोड़े से लोअर स्टैंडर्ड के फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ये लगभग हमारे पास 1800 के करीब है। और फिर कैटेगरी 3 है, जहाँ पर बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए आइसोलेशन के लिए, ट्रीटमेंट पॉजिटिव केसेस के लिए, ये लगभग हमारे पास 15,700 के बेड हैं। तो कुल मिलाकर ये 18,000 बेड बन जाते हैं हमारे आइसोलेशन के लिए। क्वारंटीन हॉस्पिटल में क्वारंटीन हम रखते हैं उन लोगों को जो कि सस्पेक्टेड केसेस हो, जो कि हमको लगता है कि इसका हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन अभी टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है। तो ऐसे केसेस को हम मिक्सअप नहीं कर सकते हैं पॉजिटिव केसेस के साथ। तो ऐसे बेड्स की संख्या भी कोई 4,300 है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन, जो कि ये बारातगढ़, होटल्स, सराइज, इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन ने किराए पर लिए हैं, इनकी संख्या भी कोई 30-35 हज़ार के करीब है। तो क्वारंटीन बेड्स और आइसोलेशन बेड्स की संख्या काफ़ी है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि आर्मी के साथ बैठकर हमने एक 250 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया है श्रीनगर में, एक 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया है यहाँ जम्मू में। CRPF के साथ बैठकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल जम्मू में तैयार किया है। इसी तरह से BSF के साथ बैठकर एक 50 बेड का हॉस्पिटल, जो कोविड हॉस्पिटल हो, वो हमने श्रीनगर में सेटअप किया है। तो और रेलवेज के साथ हमारी बातचीत चल रही है। रेलवेज ने भी अपनी रेलवे कोचेस को कन्वर्ट किया है इनटू कोविड सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये सब देखते हुए लगता है कि हमारे पास इंतज़ाम तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी ज़रूरत ना हो। मैं सर ड्यूरिंग दिस पीरियड लॉकडाउन में काम के सिलसिले में मैं पूरा दिल्ली तक, नोएडा तक हो के आया हूँ। हम टीवी पे देखते थे कि वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन है, किसी को, चूँकि नोएडा एक रेड जोन में आ रहा था, दिल्ली में भी कहीं ऐसे एरियाज़ हैं जो रेड जोन में है, तो मुझे लग रहा था जाने से पहले कि शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, मुझे भी 10 जगह रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं। परमिशंस ही दिखाते थे और वो कहीं नहीं जाते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में बावजूद परमिशन के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। हमें 10 जगह रोका गया, 10 जगह हमें उतर के दिखाना पड़ा है। इसकी क्या इतनी आवश्यकता क्यों थी? लखनपुर में ही आप एकदम से मतलब सारी सुविधाएं होते हुए भी आपके पास परमिशंस हैं, आप हर चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर भी जम्मू कश्मीर अलग ही दिख रहा है। इतना क्यों सख्ती? नहीं, एक तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जम्मू कश्मीर कंपेयर करें किसी और राज्य के साथ, जैसे उत्तर प्रदेश में आप कहीं से भी घुस सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अंदर आने के रास्ते 1 या 2 हैं, तो उनको सील करना बहुत आसान है। जम्मू कश्मीर में मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना बड़ा आसान है। हम जम्मू कश्मीर को हरियाणा या पंजाब या उत्तर प्रदेश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करना बड़ा आसान, उस हिसाब से आसान है। तो रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करके ये फ़ायदा भी हमको हुआ, जो लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ पिछले जो 25 मार्च से लेकर 24 मार्च से लेकर जो लॉकडाउन हुआ, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि हमारा इन्फेक्शन रेट जो है काफ़ी कम हुआ। अब जैसे जैसे लोग बाहर से आ रहे हैं, थोड़ा सा इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसको कंटेन करने की, टेस्ट करने की, इनको ट्रेस करने की, अगर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करने की, टेस्ट करने की, क्वारंटीन करने की, ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। अब जैसे अब ट्रेन शुरू हुई है, पूरी ट्रेन में आप कैसे उन सबको क्वारंटाइन करते हैं? कैसे उनको लेकर कहाँ, उनको घर में ही होम क्वारंटाइन किया जाता है या उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन के लिए बेहतर है? अभी तो ऐसा है, जो सिस्टम अभी चल रहा है, अभी तो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलना शुरू हो गई है,
और कुछ बसेस जो इंटरस्टेट बसेस जो लेबर माइग्रेंट लेबर को लेने के लिए गई हैं। तो इस तरीके की जो लोगों की संख्या है वो हम एक्सपेक्ट करते थे कोई 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार के करीब लोग आ जाएंगे। तो इनके टेस्ट्स हम करेंगे, तो इनके टेस्ट करने की व्यवस्था की गई है। जिन हमने इनके लिए डिसम्बार्गेशन पॉइंट्स बनाए हुए हैं लखनपुर में, जैसे रेलवे स्टेशन जम्मू में, उधमपुर में, कटरा में, रियासी में, इनके इनके डिसम्बार्गेशन पॉइंट्स बनाए हैं। वहाँ पर हम इनका सैंपल लेते हैं। तो सैंपल लेने के बाद इनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में 2-3 दिन के लिए रखा जाता है। तो जब तक इनका रिज़ल्ट आ जाता है, जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है तो हम इनको फ्री कर देते हैं अगर नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव हो तब तो हॉस्पिटल में आइसोलेशन में जाना पड़ता है। ये जो टेस्ट हैं, अब हम सुन रहे हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट भी आप शुरू करने जा रहे हैं, उससे क्या पता चलेगा, मतलब उसमें क्या और इस अब के टेस्ट में क्या चेंजेस होंगे? ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं RT-PCR, इससे पता चलता है कि वायरस है कि नहीं है, जो मेन चीज़ है जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो एंटीबॉडी का टेस्ट है उससे ये पता चलेगा कि ये आदमी कभी इन्फेक्टेड था कि नहीं था, इसमें वो रेजिस्टेंस है इस डिजीज़ को फाइट करने की कि नहीं है। इसीलिए कुछ जो सैंपल कुछ किट्स लाए थे ICMR ने, फिर उन्होंने मना कर दिया, बोला कि ये टेस्ट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे कोई कंक्लूसिव रिज़ल्ट कोई निकलता नहीं है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि ICMR की कोई गाइडलाइंस आ जाएँ, कुछ उस तरीके की गाइडलाइंस आ जाएँ कि जिसको हम यूज़ कर सकें कि फटाफट पता चले कि कोई आदमी इन्फेक्टेड हो या नहीं इन्फेक्टेड है। पहले आप देखते हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करता है, यहाँ OPD में बहुत हल्ला सा, बहुत रश रहता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 का, सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं, सिर्फ यही एक रह गई है। वो पेशेंट कहाँ गए और क्या हो गया ऐसे अचानक? नहीं, हमने अब OPD सर्विसेज शुरू की हैं कश्मीर में भी, जम्मू में भी। जम्मू में आपने सुना होगा कल से ही हमने OPD सर्विसेज शुरू की हैं। हम चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जाए। ऐसा ना हो कि अगर हमारे अस्पताल में इन्फेक्शन फैले तो हमको अस्पताल ही बंद करना पड़ सकता है। तो वो तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम OPD सर्विसेज देते रहें। बाकी हमारी जो सर्विसेज हैं कैंसर ट्रीटमेंट के पेशेंट्स के लिए, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, बाकी सर्जरीज, कुछ ट्रॉमा के लिए, सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज हों, ये चलती रहनी चाहिए। ये हमारी पूरी कोशिश है और हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन, मैटरनिटी सर्विसेज, ये सब बढ़नी चाहिए। और आगे जाके अब दूसरी बीमारियों का आने का अंदेशा है। अब आपको पता है आपके बरसात का मौसम होगा, बरसात के मौसम के बाद फिर डेंगू की बात आ जाती है, फिर उसके बाद H1N1 की बात आ जाती है। तरह तरह की बीमारियां अपने अपने टाइम पर आती हैं, तो उनको फाइट करने के लिए भी हमको तैयार रहना है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को सिर्फ कोविड के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन उन सभी बीमारियों के बारे में सोचना है जिनसे लोग अफेक्टेड होते हैं। OPD की अभी आपने कहा कि कल से शुरू कर दिया है, और उसमें यही बताया गया था कि एक डॉक्टर शायद 20 पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे गए हैं कि वो अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी में आ जाता है, 20 का 21वां हो जाता है और उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, उसकी सिचुएशन क्या होगी? वो एमरजेंसीज तो हमने कभी बंद नहीं की। एमरजेंसीज जो हैं वो तो हमारी चल ही रही है 24/7। एमरजेंसीज तो कभी भी बंद नहीं हुई, वो तो चलती रहेंगी एमरजेंसी जो होगी। ये नॉर्मल OPD जो हमारी फैकल्टी करती है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो OPD जो जहाँ तक एमरजेंसीज की बात है, एमरजेंसी तो कभी भी किसी भी अस्पताल में आ सकती है। अब मैं बात करता हूँ कोविड से अलावा, जैसे आप जब से आए हैं, मैं पूरे इसके डेवलपमेंट की बात करूँ तो क्या क्या चेंजेस आपके टेनर में आई हैं, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ ओवरऑल पूरे मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में 2-4 चीज़ें जो हमने करने की कोशिश की है मोटे तौर पर। एक तो जो आयुष्मान भारत की योजना है उसको लागू किया गया, जिससे काफ़ी सारे लोगों को, कोई 60-70 हज़ार लोगों को फ़ायदा हुआ है। और आयुष्मान भारत के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला जो जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया कि अब ये बेनिफिट जो है पूरी पॉपुलेशन, जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी पूरे जम्मू कश्मीर की आबादी के लिए होगी। जिस तरीके से यहाँ पर एक ज़माने में एक फ़ैसला हुआ था कि फ्री एजुकेशन,
जो प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन हो। उसी तरीके का मैं समझता हूँ एक रेवोल्यूशनरी कदम है कि एक फ्री टर्शरी हेल्थ केयर, जहाँ पर आईपीडी इंडोर सर्विसेज हो तो फ्री टर्शरी केयर हो, और ये आयुष्मान भारत के साथ लिंक्ड हो, जिसमें कि आदमी को लिंक कर सकते हैं। कोई 20,000 अस्पताल हैं पूरी कंट्री में। कोई अगर जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट कार्ड लेकर मद्रास में अगर कोई या चेन्नई में बीमार पड़ता है, वहाँ पर भी किसी अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है। एक तो ये सबसे बड़ी बात हुई। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि यहाँ पर 5 मेडिकल कॉलेजेस की बात चल रही थी बड़े सालों से कि 5 मेडिकल कॉलेजेस शुरू होंगे, कब शुरू होंगे। तो लास्ट ईयर उनके 4 मेडिकल कॉलेजेस की परमिशन मिली, और हमें उम्मीद है कि 5वें मेडिकल कॉलेज की परमिशन भी हमको इस साल मिल जाएगी। तो हमारी MBBS की सीटें जो हैं, जो पिछले साल से 2018 में 500 थी, वो 985 होगी लास्ट ईयर। और इस साल अगर हमको और मिल जाती हैं, डोडा की सीटें भी मिल जाती हैं, तो MBBS की सीटें भी और बढ़ जाएंगी। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपको, जो 102 108 की सर्विस थी, ये जो एम्बुलेंस सर्विस थी, इसके लिए भी बहुत देर से यहाँ पर लोग वेट कर रहे थे कि 102 108 की एम्बुलेंस की सर्विस शुरू की जाए। तो 116 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज को इसके साथ जोड़ा गया है, और 300 ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंसेज को जोड़ा गया है। ये स्कीम भी पिछले कोई 1.5 महीने से चल रही है। लॉकडाउन की वजह से शायद ज़्यादा बहुत इसके बारे में प्रचार प्रसार इसका नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि ये एम्बुलेंस सर्विस बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। वो लगभग 7,000 पेशेंट्स इसका बेनिफिट ले चुके हैं। ये 3 चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पर हुई। उसके अलावा जैसे आपने देखा एम्स का काम शुरू हो गया जम्मू में, कश्मीर का काम भी शुरू हो जाएगा, और हमको 2 नए मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन हो गए, एक उधमपुर में, एक हंदवारा में सैंक्शन हो गए। नर्सिंग कॉलेजेस हमको 10 सैंक्शन हो गए। तो 10 नए नर्सिंग कॉलेजेस जहाँ पर BSc नर्सिंग की एजुकेशन प्रोवाइड की शायद पहली बार J&K में इंट्रोड्यूस किया है। नर्सिंग कॉलेजेस का जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी तरीके से हमारा यहाँ डेंटल कॉलेज है जम्मू में। इधर MDS की फैसिलिटी नहीं थी, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की सीटें नहीं होती थी। वो पहली बार मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की सीटें पहली बार यहाँ उनको मिली हैं। तो उस तरीके की इस दिशा में कई सारे कदम उठाए गए हैं, तो सबको गिनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। गांधीनगर हॉस्पिटल का सुन रहे थे कि उसको भी एक मैटरनिटी हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रही है उसकी। और भी कई जैसे पेरिफेरीज में हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। ये ऐसे कौन कौन से हैं जिनको आप इस तरह का कर रहे हैं? एक तो गांधीनगर में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। गांधीनगर का जो पुराना अस्पताल है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो उसके साथ एक 200 बेड की बिल्डिंग बनी हुई है, उसको एक मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनेगा। यहाँ पर मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज की कमी है, तो वो एक बनेगा, और एक मेडिकल कॉलेज का पार्ट होगा। SMGS हॉस्पिटल का लोड कम होगा। SMGS हॉस्पिटल का लोड कम होगा। यहाँ पर महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। तो ये एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है। इसी तरीके से मैटरनिटी का और चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल, एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल हम श्रीनगर बेमिना में बना रहे हैं 500 बेडेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, तो वो भी बन रहा है। एक जम्मू में ही एक 275 बेडेड गायनी का हॉस्पिटल, यही मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बन रहा है मेडिकल कॉलेज के सामने ही। वो भी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज में अप्रूव हुआ था, उसका काम चल रहा है, लेकिन अभी वो शुरुआत की स्टेज में है। इसी तरह से यहाँ मेडिकल कॉलेज जम्मू में कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सैंक्शन हो चुके हैं, जिनका काम चल रहा है। जैसे कि एक बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, वो सैंक्शन हो चुका है, जिसका काम चल रहा है तेज़ी से। एमरजेंसी हमारी बड़ी कंजस्टेड रहती है, एमरजेंसी को एक्सपैंड करने का, वहाँ कोई 100 बेड के करीब और बढ़ाने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरह से एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू के लिए सैंक्शन हुआ है, उसका भी काम चल रहा है। इस तरीके के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, लेकिन वो अभी उस स्टेज में नहीं है कि जिनको फंक्शनलाइज करने की हम बात कर सकें। इसमें भी कंस्ट्रक्शन के पीरियड में भी 1.5 साल लग सकता है। ये जो आपका मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन एक आपकी है, अभी इनका मेन फंक्शन यही था कि मेडिसिन जो होती हैं वो हॉस्पिटल्स को सप्लाई यही करते हैं, लेकिन ऐसा पीछे खबरों में भी हम देखते थे, या खुद अपनी भी ऑब्जर्वेशन है कि प्रॉपर सप्लाईज नहीं कर पाई। इवन मास्क या जो PP किट्स हैं वो भी आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास नहीं थी।
तो क्या इसको कैसे आप बैलेंस कर पाए? नहीं, इसको अभी मुझे लगता है कि काफ़ी अब सुधार हुआ है J&K मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड में। आज की डेट में मैं अगर आपको बता दूं, हमारे पास कोई कुल मिलाकर कोई 47,000 PPE किट्स हैं और N95 मास्क 96,000 हैं और ट्रिपल लेयर मास्क 10 लाख के करीब हैं। और जो टेस्टिंग के लिए जो हमको चाहते हैं VTM, हम जो टेस्टिंग एग्रेसिव टेस्टिंग में चले हैं, VTM जिसको कहते हैं, या RNA एक्सट्रैक्शन किट्स कहते हैं, या रिएजेंट्स कहते हैं, उसकी मात्रा जो है वो सफिशेंट मात्रा में अवेलेबल है। तो लेकिन कुछ और इक्विपमेंट हमको ख़रीदने की ज़रूरत है। हम अपने अस्पतालों को ये मौका गंवाना नहीं चाहते हैं कि हम अपने अस्पतालों को स्ट्रेंथन कर सकें, या ICU की फैसिलिटीज़ सेटअप कर सकें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, या ऑक्सीजन जहां हमने कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं वहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटी सब प्रोवाइड कर सकें, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स प्रोवाइड कर सकें, नेबुलाइज़र हमने खरीद ली है। तो कई सारी चीज़ें हमने खरीद ली हैं और कुछ और लेबॉरेटरी की सर्विसेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वो एक बहुत ही अहम एक मुद्दा हमारे सामने है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट करने की कैपेसिटी हमारी बरकरार रहनी चाहिए। तो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए जैसे फिनेंसेस निसंदेह चाहिए ही हैं और होपफुली गवर्नमेंट भी हेल्प कर ही रही होगी इसमें पूरी तरह से फिनेंसेस में। लेकिन पीछे आपकी खबर भी आई थी कि राज्यपाल कोष में आपने शायद 2 करोड़ एक डोनेट किया था एक इस मौके, जबकि स्वास्थ्य विभाग को खुद ही पैसों की ज़रूरत होनी चाहिए और आप डोनेट भी कर रहे हैं। निसंदेह ये एक नोबल काज था, अच्छा था। क्या इस सिचुएशन पे निकालना संभव था? नहीं, गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि मतलब हर हेड एक अलग अलग हेड है। अगर मुझे मानो सैलरीज़ का हेड है, सैलरीज़ का हेड मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ परचेज ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है ना। जिस हेड से वो पैसे दिए गए, वो पैसे दिए गए जो हमारा पैरामेडिकल काउंसिल है, एक ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये फ़ीस कलेक्ट करती है बच्चों से जो फ़ीस इम्तिहान कंडक्ट करते हैं, इनके पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए इम्तिहान कंडक्ट करते हैं, तो उनसे फ़ीस कलेक्ट करती हैं। इस पैसे को हम और कोई इस्तेमाल में ला नहीं सकते हैं, मतलब कोई परचेज़ के लिए या किसी के लिए ला नहीं सकते हैं। तो उसके बदले में हमको जैसे 240 करोड़ का ऑथराइजेशन मिला फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो वो भी तो हमको मद्देनज़र रखना चाहिए। 100 करोड़ उसमें से रिलीज़ भी किया। भारत सरकार ने हमको कोई 108 करोड़ रुपया रिलीज़ किया, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो सपोर्ट हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम। निसंदेह गवर्नमेंट तो हेल्प करेगी तभी। इस समय तो सारा फोकस इस स्वास्थ्य विभाग पे ही है। और अभी जो मैसेजेस जो हमने हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी तक कंट्रोल है, तो उसके लिए सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। सभी कह रहे हैं कि वन मैन आर्मी है, वो इतने स्ट्रांगली खड़े हैं, उन्हीं के डिसीजंस हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां अभी वर्स नहीं हुई हैं, सारा कुछ नियंत्रण में है। आगे आपको क्या लगता है कि इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे, कंट्रोल रहेगा? मुझे लगता है कंट्रोल रहना चाहिए, कंट्रोल रहेगा। जो हमारा पीक का पीरियड था, जो क्रिटिकल पीरियड था, उसको हम पार कर चुके हैं। अब हमारी रिकवरी रेट 50% है। जो रिकवर्ड केसेस हैं वो जो इन्फेक्टेड केसेस हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर हमारा स्पाइक होता भी है थोड़ा बहुत, वो स्पाइक थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन हमारा अब कर्व जो है फ्लैटन होना शुरू हो गया है। और ये फ्लैटन होते होते, कम होते होते हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे कि बाकी कई सारी डिजीज़ हैं जिसको जम्मू कश्मीर ने कंट्रोल किया है, और इसका सारा क्रेडिट किसी एक आदमी को नहीं जाता है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये सारा क्रेडिट यहाँ के सारे डॉक्टर्स, यहाँ के बड़े ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहाँ के सारे ही पैरामेडिक्स, यहाँ के सारे ही नर्सेस, यहाँ के सारे ही आशा वर्कर्स, यहाँ के सारे ही पैरामेडिक्स, उन पर उनको जाता है। टीम वर्क है तभी हम सक्सेस हो पाए हैं, लेकिन जो नियंत्रण है वो है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, जैसे कल मोदी जी ने कहा कि चौथा जो लॉकडाउन आएगा वो डिफरेंट तरह का होगा, और उसके लिए शायद वो अपने हर राज्यों से अलग अलग सुझाव भी ले रहे हैं कि क्या होगा। आपकी क्या सजेशंस हैं कि किस तरह का होना चाहिए या क्या नेक्स्ट होगा? नहीं, वो तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर ही दिया कि एक जो इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज भी होगा, क्योंकि लॉकडाउन इतनी देर के लिए रखना इकॉनमी को असर पड़ता है। कई लोग हैं जो कि रोज़ी रोटी उनकी दिन ब दिन चलती है, वो दिन में काम करते हैं तब शाम को खाना मिलता है,
उन लोग उस तबके का ख्याल भी हमको रखना है। हमको ये भी ख्याल रखना है कि इस डिज़ीज़ की मॉर्टेलिटी अभी तक 3% ही रही है और हमारी राज्य में 1% ही रही है अभी तक, तो उसको भी ख्याल रखना है। तो हमको आहिस्ता आहिस्ता इसमें खोलने की ओर जाना पड़ेगा, जो ये लॉकडाउन को, बट पूरी तरह से शायद नहीं खुल पाए, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को, सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क पहनने के रिवाज को, हैंड सैनिटाइज़र के को इस इस्तेमाल को, कुछ एक जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगी, ये प्री कोरोना वायरस और पोस्ट कोरोना वायरस, ये लाइफ डिफरेंट होगी और इसके लिए हमको काम करना होगा, लेकिन साथ साथ हमको बाकी काम भी चलाने होंगे। इसकी वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है? अभी कई बार खबरें आती कि इस कंट्री ने इसको डेवलप कर लिया है, या हमारे अपने भी कई रिसर्च चल रही होंगी। क्या आपको लग रहा है कि इसकी कोई वैक्सीनेशन कब तक आने की अपेक्षा की जा सकती है? अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ये हमारे हमारे यूटी में तो इसका कोई काम नहीं हो रहा है। ये सेंट्रल लेवल पर या बाकी ग्लोबल लेवल पर इसका काम हो रहा है। कोई ऑथेंटिक हर क्लेम्स तो तरह तरह के क्लेम्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया में आप देखते होंगे क्लेम्स हैं कि किसी कंट्री ने क्लेम कर दिया कि हमने वैक्सीन डेवलप कर दिया या करने जा रहे हैं 2 महीने में, कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना नहीं इफ़ेक्टिव होगा, और ये वायरस कैसा है, ये अपने आप को म्यूटेट करता है कि नहीं म्यूटेट करता है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। बट मैं वैक्सीनेशन से ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। वैक्सीनेशन तो होगा कि आगे ये फैले नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरी ट्रीटमेंट है कि अगर किसी को हो जाए तो उसको ट्रीट हम करने की पोजीशन में हो। हमारे हिंदुस्तान में लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। आप कई देशों को देखें जहाँ बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा इसका, लेकिन भारत में थोड़ा कंट्रोल में रहा। इसका मेन कारण यही था कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग थी दूसरे लोगों से। तो क्या हमें इन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को अवेयर करें कि किस तरह की इम्यूनिटी बढ़ानी है आपको? बिल्कुल, इसके लिए हेल्थ विभाग ने एक शुरू भी किया, एक कार्रवाई शुरू की कि जो हमारा आईएसएम डिपार्टमेंट है, उनकी कई सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी तक हमने कोई 1,22,000 लोगों को, ये परिवारों को ये बांटा हुआ है इस तरीके की दवाइयाँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं दवाइयाँ। दवाइयों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग इसका इस्तेमाल भी करें। दवाई घर में रखना काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की दवा अगर हो और उसको इस्तेमाल किया जाए सही तरह से इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, तो उससे इम्यूनिटी बूस्टिंग होगी और ये इसका ख़तरा, इस डिज़ीज़ का कम होगा। लोगों को इस तरह की जानकारी नहीं है कि इस तरह आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें आम पब्लिक को कि कहाँ से ये अवेल कर सकते हैं, या किस तरह अगर वो मेडिसिन इस तरह किस तरह की लेनी चाहिए उन्हें जिससे अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर पाएँ? कई सारी मेडिसिन हैं, 10-12 मेडिसिन तो पॉपुलर मेडिसिन हैं काफ़ी। इनकी च्यवनप्राश हैं, तुलसी है, गिलोई है, और ये हमारे जो हेल्थ सेंटर्स में आपको उपलब्ध हैं, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये उपलब्ध हैं। ये सब दवाइयाँ ये आपको मिल सकती है वहाँ से। एक चीज़ लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगा कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कई जैसे कार्डिक पेशेंट्स हैं, अब मैं पूंछ की बात करूं या किश्तवाड़ की बात करूं, उनको तो ट्रीटमेंट के लिए जम्मू ही आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ ऐसी सुविधाएं हैं नहीं हैं। तो कैसे आ पाएंगे इस समय? या कोई एक मेरे को कोई फ़ोन करके ही पूछ रहे थे कि उन्होंने जो नारायणा हॉस्पिटल है वहाँ पर अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए जाना था, लेकिन अब उनको पासेस इनके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अरेंजमेंट कर रखा है? एक तो जो मेडिकल केसेस हैं उनको रोका नहीं गया, लेकिन कहीं कहीं अगर इस तरीके की शिकायतें ज़रूर आई कि मेडिकल केसेस को भी रोका गया, तो उसको भी हम ये अब खुल नहीं जा रहा है। हमारी हमारी यही उम्मीद है कि इस तरीके के केसेस को रोका नहीं जाएगा। हमारी ओपीडीज़ नॉर्मली फंक्शन करती जाएंगी, और हमने इस पीरियड में एक टेली कंसल्टेशन डॉक्टर्स के साथ शुरू की। तो लगभग कोई 1600 कंसल्टेशंस हम डेली बेसिस पर हमारे जो गवर्नमेंट का डॉक्टर्स हैं वो लोगों को देते हैं। 1600 के करीब आज का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। टेली कंसल्टेशंस, टेलीफोन पर कि क्या बीमारी है क्या नहीं है। हालांकि एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है। चलो कुछ ना कुछ तो है, चलो कुछ कुछ तो भला होगा लोगों का। कुछ तो है।
एक और अंतिम प्रश्न ये है कि इस समय टाइम नहीं है ये पूछने का, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि कहीं आपके डिपार्टमेंट हैं वहाँ पूरे इक्विप्ड हैं मशीनरी से, लेकिन कोई फैसिलिटी वहाँ नहीं है और डिपार्टमेंट आपकी मशीनें भी पूरी बंद हैं कमरों में, उसके लिए क्या आप ऐसा कर रहे हैं फ्यूचर में? फैकल्टी को लगाने के कई सारे तरीके यूज़ किए गए हैं। फैकल्टी को लगाया जा रहा है। अभी भी हमने लॉकडाउन के पीरियड में भी कोई 25-30 फैकल्टी मेंबर्स यहाँ जीएमसी जम्मू में लगाए थे। कश्मीर में भी लगाए हैं फैकल्टी मेंबर्स। फैकल्टी की शॉर्टेज है, ऑल ओवर द कंट्री फैकल्टी की शॉर्टेज है और हमको ट्रेंड फैकल्टी चाहिए। फैकल्टी नाम के लिए फैकल्टी नहीं चाहिए, हमको क्वालिफाइड फैकल्टी चाहिए जो अच्छा काम कर सकें, जिनको अगर इक्विपमेंट दे दें जो उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकें। बट मुझे ये खुशी बताते हुए खुशी है कि यहाँ का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर अभी भी बेड ऑक्यूपेंसी कोई 80-85% रहती है। तरह तरह की, हालांकि सारे प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, लेकिन तरह तरह के जो प्रोसीजर्स हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, वो हो रहे हैं और हमारी ओपीडीज़ भी अच्छी तरह से वहाँ पर चल रही हैं। ये काम हो रहा है। लॉकडाउन 4 उसके लिए क्या सुझाव हैं आपके कि किस तरह अदर देन इस इकोनॉमिक पैकेज को छोड़ के किस तरह के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है या रिस्ट्रिक्शंस जारी रहनी चाहिए? जैसे शॉप्स हैं कई एसेंशियल वाली खुली हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं। कई बार गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज है कि इन सबको सैलरीज कंटिन्यू देते रहना चाहिए। जब उनके पास इनकम ही नहीं होगी तो वो कहाँ से इसको कर पाएंगे? इसमें कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? नहीं, मुझे वही लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा कदम उठाया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कल अनाउंस किया है, मुझे लगता है उसकी आज प्रेजेंटेशन भी थी। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैडम ने उसकी प्रेजेंटेशन दी है। तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे मुद्दों को एड्रेस किया गया है, वो लैंड की हो, लिक्विडिटी के हों, लेबर के हों, इस तरीके के रिलेटेड इश्यूज़ हों, उनको एड्रेस किया गया है। लेकिन जहाँ तक हेल्थ की बात मैं करूँ, हेल्थ में मैं कहूँगा कि हमको कॉशन तो रखना पड़ेगा, हमको अपना गार्ड लोअर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो वो उस मंत्र को हमको याद रखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमको जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन को यूज़ करना, फ्यूमिगेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, इन सब का पालन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जान है तो जहान है, ये थे अटल जी, जिन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले जो हमारा फोकस है अपनी हेल्थ पे होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि वैक्सीनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका ट्रीटमेंट। हमें उसमें सक्षम होना चाहिए कि हम इस बीमारी को ट्रीट कैसे करते हैं। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा इस समय यही है। इस समय जम्मू से सुनील के साथ ज्योति पचनंदा।